देखिए, फिजिक्स में आपको 12th में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक समझना है जिसको कहा जाता है किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ जो थे वो आपका साइंटिस्ट वैज्ञानिक का नाम है जिन्होंने इस लॉ को बनाया है ना। तो उन्हीं के नाम से इसको रख दिया गया है किरचॉफ्स लॉ। क्या करा है कि इन 1842 किरचॉफ्स गिव्स टू लॉज टू एनालाइज इलेक्ट्रिक सर्किट, है ना। इलेक्ट्रिक सर्किट को एनालाइज करने के लिए, अब एनालाइज करने का क्या अर्थ हो गया कि उससे होकर कितना आपका जो है वोल्टेज गुजर रहा है। मतलब एक सर्किट अगर हम लोग बनाते हैं, सर्किट आप लोग समझ रहे होंगे कि इलेक्ट्रिक सर्किट अगर हम लोग बना दिए इस तरह का, मान लीजिए कि एक सर्किट हम लोग बनाए, यहाँ पर एक आपको जो है बैटरी लगा दिए, कोई ना कोई पावर सोर्स आपके पास होना चाहिए जहां से वहां से आपका पावर डिलीवर्ड हो। यहाँ हम लोग अलग अलग डिवाइस लगा सकते हैं, यहाँ मान लीजिए बल्ब लगा दिए, यहाँ पर आपका टीवी जोड़ दिए, यहाँ फ्रिज जोड़ दिए, ऐसे करके आप जो है एक सर्किट अगर ऐसे बनाते हैं तो इस सर्किट में कोई जरूरी नहीं कि ऐसे और भी आप जो है अलग अलग तरीके सर्किट, एक तार यहाँ से आप निकाल दिए, यहाँ पर कोई डिवाइस ऐसे लगा दिए, इसको यहाँ से कनेक्ट कर दिए, तो ऐसे अगर एक सर्किट बनाते हैं तो इसमें मान लीजिए कि अलग अलग जो आपका डिवाइसेस है उसमें से होकर कितना करंट जाएगा। यहाँ पर एक बल्ब लगा हुआ है समझिएगा, तो इस बल्ब से होकर कितना करंट जाएगा। यहाँ पर अगर मान लीजिए कि ये वाला जो आपका डिवाइस है, यहाँ मान लीजिए टीवी जुड़ा हुआ है, टीवी का आपका कनेक्शन है, तो इस टीवी से होकर कितना करंट जाएगा, अलग अलग ब्रांच से कितना करंट जाएगा, कितना आपका एनर्जी वो लेगा, कितना पावर लेगा। तो इन सब चीजों को एनालाइज करने के लिए, एनालिसिस समझते होंगे, एनालिसिस का मतलब होता है उसका व्याख्या करना, उसका विश्लेषण करना। तो यहाँ हम लोग जो है किरचॉफ्स लॉ के यूज करके, किरचॉफ्स लॉ को यूज करके क्या करते हैं कि जो एक इलेक्ट्रिक सर्किट होता है उस सर्किट का हम लोग थोड़ा विश्लेषण करते हैं। विश्लेषण करने का अर्थ जो अभी आपको समझाए कि उसके जो अलग अलग जो ब्रांचेज हैं, जो अलग अलग तार आपका गुजर रहा है, अलग अलग डिवाइसेस लगे हुए हैं, उससे होकर कितना कितना करंट गुजर रहा है, कितना पावर एनर्जी सोर्स वो ले रहा है, इन सब चीजों को हम लोग जो है एनालाइज करते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं हम लोग किरचॉफ्स लॉ में। देखिएगा आगे लिख रहा है कि टू एनालाइज इलेक्ट्रिक सर्किट, साफ साफ कह रहा है कि आपको कि इससे हम लोग जो है इलेक्ट्रिक सर्किट को व्याख्या कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। विच आर कॉल्ड किरचॉफ्स लॉ, मतलब यहाँ जो नियम दिए गए हैं उन नियम को ही कह दिया गया किरचॉफ्स लॉ। एंड दीज लॉज आर कॉल्ड, यहाँ से आपको कह रहा है कि इन्होंने जो है कुल मिला के दो किरचॉफ्स लॉ दिए हुए थे। ठीक, मतलब जो किरचॉफ्स लॉ है इसको हम लोग को दो पार्ट में आपको जो है पढ़ना होता है। यहाँ यही लिख रहा है आपका इन 1842 किरचॉफ्स गिवन टू लॉज, TW है ना। तो दो लॉज उन्होंने दिया टू एनालाइज इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट को एनालाइज करने के लिए, उसका विश्लेषण करने के लिए उन्होंने दो आपका जो है नियम दिए, विच आर कॉल्ड किरचॉफ्स लॉ, जिनको उन्हीं के नाम से किरचॉफ्स लॉ के नाम से हम लोग जानते हैं। और आगे देखिएगा कि यहाँ फर्स्ट सेकेंड करके आपका जो है दो नियम आगे आपको दिखेगा, तो दोनों में आपका जो है कैसे किस ब्रांच से, मतलब कौन से तार से कितना करंट जाएगा उसी को कैलकुलेट करने का इन्होंने जो है फॉर्मूला दिया हुआ था। दीज लॉज आर कॉल्ड, इनका नाम क्या है, जो दो नियम इन्होंने दिया उसका नाम क्या है, तो इसका नाम आपका जो इन्हीं के नाम के आधार पर बस बोलते हैं किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ और किरचॉफ सेकेंड लॉ। जिस तरह से इन्होंने दिया, जो पहले दिया उसको फर्स्ट लॉ बोल दिए, जो बाद में दिए उसको सेकेंड लॉ बोल दिए। तो उन्हीं के नाम से आपका देखिएगा इन दोनों नियम को हम लोग, एक देखिएगा किरचॉफ फर्स्ट लॉ और दूसरा कहलाता है किरचॉफ सेकेंड लॉ। नाम से ही आपका जो है ये आपका चल रहा है, जैसे आप न्यूटन्स लॉ वगैरह पढ़े हैं, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, न्यूटन्स सेकेंड लॉ, न्यूटन्स थर्ड लॉ, ऐसे पढ़े हम लोग। मोशन चैप्टर में पढ़े होंगे कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। उसी तरह से आपका जो है किरचॉफ्स ने भी आपका जो है दो नियम बनाया और उसको भी हम लोग उसी नाम से जानते हैं कि किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ एंड किरचॉफ सेकेंड लॉ। ठीक, ये जो लॉज थे आपका ये काफी इंपॉर्टेंस है, मतलब इसका यूज करके फिर बहुत सारे डिवाइसेस बनाए गए, उपकरण बनाए गए। कोई भी मशीन जो बनता है, उपकरण जो बनता है, वो आपका कोई ना कोई एक प्रिंसिपल पर, कोई ना कोई एक आपका जो है नियम पर वो आपका जो है बना हुआ होता है। ठीक, तो आप आगे देखिएगा कि इसका यूज करके हम लोग जो है स्लाइड वायर ब्रिज बनाते हैं, इससे का यूज करके हम लोग जो है मीटर ब्रिज बनाते हैं। तो ये सब जो होता है एक सर्किट में कितना आपका जो है करंट जा रहा है, करंट को मेजर करने वाला जो है वो आपका डिवाइस बनाया गया। इसका यूज करके एक
आप जो है डिवाइस बना सकते हैं जिससे आप ये जान सकते हैं कि किस तार से होके कितना करंट आपका जो है गुजर रहा है। मतलब मेजरमेंट ऑफ करंट जो होता है कि अगर आपको करंट को मापना है, ये तार से आपका कितना करंट जा रहा है, कितना वोल्टेज जा रहा है, ये आपको मापना है। तो इसको मापने के लिए आपके पास कुछ डिवाइस होना चाहिए, जिस डिवाइस का यूज करके हम लोग जो है उसको माप सकते हैं। तो जो डिवाइस बनाया गया, वो जो डिवाइस बना, वो इन्हीं के लॉ पर आपका आधारित था। जो किरचॉफ्स लॉ जो इन्होंने बनाया, इस नियम पर आपका जो था वो आपका वो डिवाइस बना हुआ था। इसलिए इसका काफी इंपॉर्टेंस है। एग्जाम में भी आपका 12th का एग्जाम में भी आपका आते रहता है। देखिए बगल में भी कैप्शन लिखा हुआ है कि VVI है ना, किरचॉफ्स लॉ जो है वो आपका इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। चलिए, तो यहाँ से हम लोग थोड़ा दोनों लॉज को अलग अलग समझेंगे आज, कि किरचॉफ फर्स्ट लॉ क्या कहता है, किरचॉफ सेकंड लॉ क्या कहता है। इन दोनों लॉज को आपको जो है समझना है। ठीक, तो इसमें हम पहला देखिएगा, कर रहा है किरचॉफ फर्स्ट लॉ, है ना। फर्स्ट लॉ क्या होता है, इसको समझने के लिए थोड़ा सा हम लोग एक और सर्किट बना लेते हैं, वहां से इसको समझते हैं। देखिएगा, फर्स्ट लॉ के लिए क्या कहा जाता है या क्या किया जाता है, इसमें हम लोग का जो है कोई एक हम लोग सर्किट लेते हैं। मान लीजिए कि कोई आपका जो है इस तरह का एक सर्किट है, इसमें आपका जो है कोई एक पॉइंट हम लोग लिए, ये वाला एक पॉइंट है, और इस पॉइंट को मान लीजिए कि हम लोग जो है P हम लोग बोल दिए। मान लीजिए कि आपके घर में ही जो तार आते हैं, तो बहुत सारा तार आपका जो है, कोई तार इधर से आ रहा है, कोई तार आपका इधर जा रहा है, कोई तार इधर आ रहा है, कोई इधर जा रहा है। इस तरह से आपका जो है किसी एक पॉइंट पे हम लोग देखेंगे कि बहुत सारा करंट जो है वो आपका आते और जाते रहता है। मान लीजिए कि यहाँ जो है ये पॉइंट जो हम लोग देखें, ये घर का कोई एक ज्वाइंट है। मतलब जब हम लोग तार को इधर से उधर जो है घर में फैलाते हैं, अपना पूरा सर्किटिंग करते हैं, तो कोई एक पॉइंट अगर लेंगे तो उस पॉइंट से तार को जोड़ते भी तो हैं। एक तार यहाँ से आया, इसको यहाँ से जोड़ के एक तार जो है इधर ले गए। मान लीजिए 3-4 रूम है आपका घर में, तो एक मेन तार आपका इधर आया, एक तार इधर से हम लोग जो है जोड़ के इधर से देखिएगा इस साइड ले गए, कोई तार आपका जोड़ के इधर ले गए, कोई तार जोड़ के इधर ले गए। मतलब घर में जो है अलग अलग रूम में हम लोग ऐसा करंट को भेजते हैं, तो कहीं कहीं वो ज्वाइंट होगा। तो ये जो P है वो ज्वाइंट है, जिस जगह से आपका जो है आपका सभी जुड़े हुए हैं। तो नियम क्या बताएं, किरचॉफ जो थे, किरचॉफ साहब जो नियम बताएं कि अगर किसी पॉइंट पर हम लोग ले, किसी पॉइंट पर अगर हम खड़े हो जाए, मान लीजिए पॉइंट पे हम लोग जो है देख रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होगा कि कुछ करंट यहाँ आपको आता हुआ दिखाई देगा और कुछ करंट यहाँ से बाहर जाता हुआ दिखाई देगा। मतलब इधर से जो मेन तार होगा उससे मान लीजिए करंट आ रहा है, और इधर आपका जो है एक तार आपका जो है इधर चला गया। मान लीजिए 3 रूम आपका घर में है, बाहर से जो आपका मेन तार जा रहा है उस तार से आपका जो है जोड़ के इसको लाएं, और इधर 3 कमरा है, 3 रूम है, तो 3 रूम में आपको तीनों रूम में उसको फिर डिवाइड करना पड़ेगा। ऐसा थोड़ी होता है कि हम लोग 3 रूम है तो तीनों के लिए बाहर से ही हम लोग जो है तार जो है जोड़ के लाएंगे, ऐसा नहीं ना होता है। सर्किट के बारे में आपको इतना सब जो जानकारी है तो रखते ही होंगे कि एक तार लाएं, उसी तार को ना सब रूम में हम लोग डिवाइड कर देते हैं, यही ना होता है जी। यस सर। कि आपको जी सर, स्विच बोर्ड से। हाँ 3 रूम है तो हम सब के लिए जो है मेन तार से ही जोड़ के लाएंगे, ऐसा थोड़ी होता है। 3 जगह जलाना है तो हर चीज को हम लोग जो है स्विच से, मतलब जो मेन कनेक्शन होता है उसी से जोड़ के लाएंगे, ऐसा नहीं है। एक तार से जोड़ के लाएं, इधर उसको जो है आपको फैलाना है, आप वहां से फैला सकते हैं। तो इसमें जो किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ था वो आपका एकदम सिंपल सा लॉ है, यही जो हम लोग अभी देख रहे हैं, इसी को इन्होंने डिस्क्राइब किया। क्या कहा इन्होंने, देखिएगा कि अगर हम लोग इसको हटा देते हैं, केवल इतना को देखिए, ये अगर हम लोग किसी पॉइंट पर देखें, जो कोई एक पॉइंट है, मान लीजिए बोर्ड आ गया, मान लीजिए कि आपका जो है उस बोर्ड से ही अगर हम लोग देखें, मेन जो आपका बोर्ड होता है जहां से सारा इधर उधर कनेक्शन आपका जो है फैलाया हुआ रहता है, उसको अगर हम लोग मान ले कि वो पॉइंट P है, तो P पॉइंट पे खड़े होने पर आपको कुछ करंट वहां पर आता हुआ दिखाई देगा और कुछ करंट यहाँ से बाहर जाता हुआ दिखाई देगा। मान लीजिए कि इधर से जो करंट हम लोग को आ रहा था, हाँ उसको हम लोग मान लेंगे कि इधर से जो करंट आया, ये मान लेते हैं कि हम लोग का I1 करंट आया। हाँ ये जो अब इसी से जो I1 करंट आ रहा है, तो यही वाला आपका जो है इधर 3 भागों में आपका बढ़ जाएगा। तो मान लीजिए कि इधर जो चला गया वो आपका I2 चला गया, थोड़ा समझिएगा। इधर जो चला गया, इधर मान लेते हैं कि I3 करंट चला गया।
इधर जो चला गया इसको हम लोग मान लेते हैं कि इधर आपका I4 करंट चला गया। तो इन्होंने क्रिचॉफ्स ने क्या नियम बताया, क्या उनका कहना क्या था कि द सम ऑफ, है ना, उन्होंने वर्ड जो लिखा उसको अगर हम लोग देखेंगे तो उन्होंने लिखा कि द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द करेंट्स मीटिंग एट ए पॉइंट इज जीरो। क्या कहा उन्होंने कि अगर हम लोग इस पी पॉइंट पर जाकर देखें तो जितना भी यहाँ करंट है, एक इस तार में देखिए आपका यहाँ पर 1 2 3 4 तार था, ठीक। तो 4 तार में से अगर हम इन चारों का करंट को जोड़ देंगे, प्लस कर देंगे, मतलब थोड़ा समझिएगा कि इनका पहला नियम कह रहा था कि अगर I1 प्लस इसमें हम लोग जोड़ देते हैं I2, ठीक है, इसी तरह से जोड़ देते हैं प्लस इसमें I3, फिर इसी तरह से इसमें जोड़ देते हैं I4। तो इसको जब आप जोड़िएगा तो जोड़ने पर इनका कहना था कि इसका जो टोटल समेशन होगा वो समेशन आपका कितना के बराबर होगा, तो 0 के बराबर होगा। बात समझ रहे, इनका कहना क्या था पहले यहां तक समझ लीजिए। इनका कहना था कि द अल्जेब्रिक सम ऑफ, मतलब उसको सम करना है, जोड़ना है, सम मतलब जोड़ना होता है। तो द अल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द करेंट्स मीटिंग एट ए पॉइंट, किसी पॉइंट पर आपको देखना है कि ये पॉइंट है, यहाँ पर कितने करंट मिल रहे हैं, तो एक करंट इधर हुआ, दूसरा इधर हुआ, तीसरा इधर हुआ, चौथा इधर हुआ, तो देयर आर 4 करंट मीटिंग एट ए पॉइंट P। तो इफ वी एड ऑल द करंट्स देन दिस समेशन विल बी इक्वल टू 0। इट इज अकॉर्डिंग टू किरचॉफ फर्स्ट लॉ, ठीक है। अब उन्होंने इसी को आगे बढ़ाया, थोड़ा सा आगे बढ़ाया। अब हम लोग क्या जानते हैं, सिंपल मैथमेटिक्स की बात करें तो सिंपल मैथमेटिक्स कहता है कि अगर जोड़ के आपको 0 लाना है, तो जोड़ के 0 लाना है, इसका मतलब क्या होगा कि सम ऑफ दिस शुड बी पॉजिटिव एंड सम अदर्स आर शुड बी नेगेटिव, देन द समेशन विल बी 0। अगर आप दो क्वांटिटी को जोड़ के 0 लाना चाहते हैं तो क्या होगा, कुछ उसमें से प्लस होना चाहिए, कुछ माइनस होना चाहिए, तब ना जोड़ के 0 आएगा। अगर सब प्लस होगा तो 0 नहीं आएगा, सब माइनस होगा तो भी 0 नहीं आएगा। क्या सिंपल मैथमेटिक्स तो यही ना कहता है। अगर दो या दो से अधिक क्वांटिटी को जोड़ के आपको 0 लाना तो कैसे होगा ऐसे 0? 0 आने का अर्थ क्या हुआ, उसमें से कुछ पॉजिटिव होना चाहिए, कुछ नेगेटिव होना चाहिए, तो कुछ प्लस में रहेगा और कुछ माइनस में रहेगा, तब तो 0 आएगा। क्या? यस सर। है ना। तो यहाँ भी इन्होंने यही दिमाग लगाया। इनका क्या कहना था कि हाँ, यहाँ जो आपका जो करंट आपका पी पॉइंट पे है, अगर सबको जोड़ देंगे तो ये आपका जो है 0 होगा। लेकिन इन्होंने इसके जो है साइन के बारे में क्या बताया, इसके साइन का भी जो है इन्होंने नियम दिया कि किस करंट को हम लोग जो है प्लस लेंगे, SIGN साइन होता है ना, तो कौन से करंट को हम लोग प्लस लेंगे और कौन से करंट को माइनस लेंगे, इस पर भी इन्होंने अपना जो है नियम को आगे बताया। क्या बताया इन्होंने? इन्होंने कहा कि पी पॉइंट पर अगर आप हैं तो जितना करंट आ रहा है उसको आप प्लस लीजिए और जितना करंट वहां से बाहर जा रहा है उसको आप माइनस लीजिए। मतलब कि अगर इसको हम लोग पूरा लिखते तो I1 आपका प्लस में होता, I2 जो था इसके आगे आपका यहाँ पर आपका माइनस लगता, जो I3 था वो भी बाहर जाने वाला है ना। इस पॉइंट पर अगर आप खड़े हैं तो इस पी पॉइंट पे खड़े हैं तो आपको जो है यहाँ से जो आपको दिखेगा ये आपका आता हुआ करंट है, ये आपका यहाँ से बाहर जाता हुआ डायरेक्शन तो आप समझ रहे होंगे। यहाँ पर आप जो है तीर जो है इधर इनकमिंग अंदर आते हुए दिखा रहे हैं और बाद बाकी जो आपका I2 है यहाँ से बाहर जा रहा है, I3 यहाँ से बाहर जा रहा है पी पॉइंट से। बात समझिए, कहाँ खड़े हैं उसके आधार पर वो आता हुआ और जाता हुआ दिखाई दे। कोई आदमी पी पॉइंट पे खड़ा है, अगर किसी आदमी को हम लोग यहाँ क्यू पॉइंट पे यहाँ खड़ा कर देंगे तो उसको लगेगा कि ये तो करंट मेरे तरफ आ रहा है ना। हम बात किसका कर रहे हैं उसको ध्यान रखना है कि हम पी पॉइंट का बात कर रहे हैं कि आप पी पॉइंट पे खड़े हैं तो पी पॉइंट में आपका क्या है कि ये करंट आपको आते हुए दिख रहा है, I2 जाते हुए दिख रहा है, I3 भी जाते हुए दिख रहा है और I4 भी जाते हुए दिख रहा है। तो जब इसको जोड़ते तो जोड़ने का तरीका हम लोग का कैसे होता, तो I1 आपका प्लस होता, ठीक, फिर आपका जो है जुड़ना मतलब प्लस करना इसलिए बीच में प्लस देंगे, लेकिन जो साइन आपका I2 का होगा वो I2 का साइन देखिएगा आपका जो है नेगेटिव होगा, फिर प्लस करेंगे और जो I3 होगा वो भी आपका आउटगोइंग करंट है, पी पॉइंट के अकॉर्डिंग वो आउटगोइंग है, तो जो I3 होगा वो I3 भी आपका जो है नेगेटिव होगा और सिमिलरली आपका जो I4 होगा वो भी आपका नेगेटिव होगा क्योंकि वो भी करंट आपका जो है वहां से बाहर जा रहा है, ठीक। तो ये आपका I4 लिखते हैं ऐसे हम लोग और यहाँ से इसको ऐसे घेर रहे हैं, ये नेगेटिव है ऐसे इसको घेर रहे हैं, तो ये आपका I1 पॉजिटिव होगा, I2 नेगेटिव होगा, I3 नेगेटिव होगा, I4 नेगेटिव होगा। बात समझ पा रहे हैं इन्होंने क्या कहा?
यस सर। उन्होंने कहा कि किसी भी आप सर्किट में चले जाइए और उस सर्किट में कोई एक पॉइंट उठाइए, जिस पॉइंट पे आपका जो है इधर उधर आपका जो है कनेक्शन गया है, फैलाए हैं उस जगह से। तो इन्होंने कहा कि इस जगह पर अगर आपका जो है यहाँ पर कोई आपका जो है करंट अगर हम लोग देखेंगे कि जितना करंट यहाँ होगा वो टोटल आपका जीरो हो जाएगा। अब एक सवाल यहाँ उठता है कि क्या कोई आदमी जाएगा और इस पी पॉइंट को यहाँ छुएगा, तो इस पी पॉइंट को छूने पर क्या उसको करंट नहीं लगेगा? क्योंकि हम तो कह रहे हैं कि इस पॉइंट पे टोटल करंट जीरो है। इसमें हम लोग ये कह रहे हैं कि इधर से जो तार है उसमें हम लोग का I1 जो है इसमें कुछ करंट है, इसमें कुछ करंट है, I3 में करंट है, इधर का भी यहाँ के बाद करंट, लेकिन ये पी पॉइंट में हम कह रहे हैं कि जो अलजेब्रिक सम होगा करंट का जीरो हो जाएगा। अब करंट का जीरो होने का मतलब क्या हुआ कि अगर हम इसको छुएंगे तो करंट नहीं लगना चाहिए ना। यस सर। यहाँ करंट जीरो है, तो करंट जीरो का अर्थ क्या हुआ, वहां पर आप टच करिएगा तो आपको जो है कोई आपका जो है वहां करंट आपको नहीं लगना चाहिए, करंट होगा ही नहीं, करंट नहीं लगना चाहिए। तो बात सही है, अगर हम लोग क्या करेंगे केवल इसको टच करेंगे, यहाँ समझे, केवल इसको टच करेंगे तो आपको कोई करंट नहीं लगेगा। हाँ, लेकिन यही अगर आप क्या किए कि मान लीजिए इसको जो है एक और इधर के तार से ऐसे आप कनेक्ट कर दीजिएगा तो फिर वो सर्किट बन जाएगा, और सर्किट बनेगा तो फिर यहाँ एक ब्रांच बन जाएगा, और जब ब्रांच बनेगा तो फिर इधर भी आपका करंट फ्लो करने लगेगा। मतलब अगर आप ये वाला कनेक्शन हटा देते हैं, मतलब आप केवल उसको टच करते हैं पी पॉइंट को और दूसरा तार को कनेक्ट नहीं करते हैं, तो आपको कोई झटका नहीं लगेगा। लेकिन अगर जैसे ही आप सर्किट बना दीजिएगा, तो सर्किट बनाएगा तो सर्किट जैसे ही बनेगा वहां पर करंट फ्लो करना शुरू कर देगा, क्योंकि जो आदमी होता है वो भी एक कंडक्टर होता है, वो भी गुड कंडक्टर है, आपके शरीर से होकर भी बिजली पार कर सकता है, पास हो सकता है ना। तो फिर वहां से करंट जाने लगे। लेकिन अगर आप जो है केवल इसको टच करिएगा और दूसरा तार को अगर नहीं छुएगा तो आपको कोई करंट नहीं लगेगा, है ना। जो तार हम लोग का होता है, जो 440 वाला तार है, तो उसको पकड़ के अगर हम लोग झूला भी झूलेंगे तो कुछ नहीं होगा। हम लोग करंट पास कर रहा है उस समय एक तार को पकड़ के आप झूल भी जाइएगा तो कुछ नहीं होगा, है ना, उसको झूला की तरह झूल सकते हैं, ठीक है। लेकिन बस उसमें है क्या कि आपको दूसरे तार से टच नहीं होना चाहिए, है ना, या जमीन से अर्थिंग नहीं मिलना चाहिए। अगर जमीन से अर्थिंग मिल गया तो भी सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, किसी दूसरे तार से आप कनेक्ट हो गए तो भी आपका सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, तो फिर आपसे होकर करंट फ्लो करने लगेगा। अगर आप एक तार में हैं तो आपको कुछ नहीं होगा, है ना। एक तार में देखते होंगे बहुत सारा पक्षी लोग बैठा हुआ रहता है, कौवा वगैरह ये सब जो है देखिएगा तार में आराम से बैठ के अपना जो है मस्ती करते रहता है ना, कुछ नहीं होता वो लोग को। लेकिन जैसे वो लोग भी अगर दो तार में टच हो जाएगा तो फिर वो लोग से भी आपका करंट फ्लो करने लगेगा। हम लोग का जो शरीर में ब्लड होता है, वाटर होता है, ये सब गुड कंडक्टर होता है, तो उससे होकर फिर आपका जो है करंट फ्लो करने लगेगा, फिर उसको करंट लग जाता है। लेकिन अगर वो एक तार पे है तो उसको कुछ नहीं होगा। ठीक है, समझ पा रहे हैं किरचॉफ फर्स्ट लॉ को हम लोग? क्या जी समझ पा रहे हैं? कुछ सवाल है तो बोलिए। नहीं सर। समझ में आ गया नहीं सर। ठीक है जी। चलिए ठीक बात है, समझ पा रहे हैं आप लोग। चलिए तो इसी को थोड़ा सा हम लोग जो है यहाँ से फिर समझते हैं। यहाँ कह रहा है कि दिस लॉ इज गिवन बाय क्रिचॉफ्स इन 1842। क्रिचॉफ्स इन थोड़ा जोड़ दीजिएगा, गिवन बाय क्रिचॉफ्स इन लिखिएगा IN इन 1842। हाँ, इन वर्ड हो सकता है उधर कट गया होगा या तो छूट गया है। तो इन 1842 1842 ईस्वी में इसको जो है ये नियम जो है बनाए थे क्रिचॉफ्स, ठीक। अकॉर्डिंग टू दिस, इसके अनुसार क्या है कि द अलजेब्रिक सम ऑफ, जो अभी आपको बताएं वही है द अलजेब्रिक सम ऑफ। अलजेब्रिक सम कहने का मतलब क्या हो गया कि जो अलजेब्रिक सम हम लोग करते हैं, जो हम लोग जोड़ घटाव सीखते हैं वो अलजेब्रिक सम ही होता है। आगे आप देखिएगा कि वेक्टर सम कुछ अलग होता है, अलजेब्रिक सम कुछ अलग होता है, आगे आप बुलियन सम कीजिएगा तो कुछ अलग होगा। तो सम भी, जोड़ घटाव भी अलग अलग टाइप का होता है। तो हम लोग जो अभी तक जानते हैं उसी को अलजेब्रिक सम कहा जाता है। हम लोग दो तरह का सम अभी सीख चुके हैं, अलजेब्रिक सम और वेक्टर सम पढ़े ना, वेक्टर एडिशन, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। तो हम लोग पढ़े वहां पर कि वेक्टर जो है उसका सम कुछ और तरीके से होता है, और जनरली जो अलजेब्रिक सम हम लोग करते हैं वो कुछ और तरीके से होता है। तो यहाँ कह रहा है अलजेब्रिक सम ऑफ द करेंट्स मीटिंग एट ए पॉइंट।
साफ साफ बोला है, किसी पॉइंट पर जितना करंट मिल रहा है वो सबको जोड़ दीजिए इन ए क्लोज सर्किट इज जीरो, और सर्किट क्लोज कर दीजिए ताकि करंट का फ्लो शुरू हो जाए, तब उस सब को जोड़ने पर जो करंट होगा वो जीरो हो जाएगा। दिस इज आल्सो नॉन एज किरचॉफ्स जंक्शन और किरचॉफ्स करंट लॉ। देखिएगा इसका दो नाम और है, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ बोलते हैं, किरचॉफ्स जंक्शन लॉ भी बोलते हैं। जंक्शन समझते हैं, जंक्शन का मतलब होता है मीटिंग पॉइंट, जिस पॉइंट पर आप जो है मिलते हैं, जैसे आप लोग सुने होंगे बरकाकाना जंक्शन, सिल्ली जंक्शन, ये सब जंक्शन है, सुने हैं? यस सर। जंक्शन सुने होंगे, जो ट्रेन वगैरह का जानकारी रखते हैं या ट्रेन में सफर करते होंगे लोग, सुने होंगे कि कोई कोई किसी को स्टेशन बोलते हैं और किसी को जंक्शन बोलते हैं। जैसे रामगढ़ वाला जो है वो रामगढ़ जंक्शन नहीं है, वो केवल आपका स्टेशन है, स्टेशन है ना। लेकिन जो आप बरकाकाना देखते तो वहां लिखा हुआ रहेगा बरकाकाना जंक्शन, है ना। जंक्शन कहने का मतलब होगा कि वो मीटिंग पॉइंट है, मतलब वो थोड़ा बड़ा होगा, वहां से बहुत सारे ट्रेनें आना जाना करती हैं, तो उसको हम लोग जंक्शन बोलते हैं। जंक्शन मतलब मीटिंग पॉइंट। तो इसमें भी करंट कहीं कहीं एक पॉइंट पे मीट कर रहा है, इसलिए इसको किरचॉफ्स जंक्शन लॉ भी बोलते हैं या किरचॉफ्स करंट लॉ बोलते हैं। करंट लॉ इसलिए क्योंकि यहाँ करंट को जोड़ा जा रहा है, घटाया जा रहा है, तो इसको किरचॉफ्स जो है करंट लॉ के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तीन नाम हो गया आपका, किरचॉफ फर्स्ट लॉ भी बोल सकते हैं, किरचॉफ जंक्शन लॉ भी बोल सकते हैं, और किरचॉफ्स करंट लॉ भी बोल सकते हैं। तो इस तरह से इसका तीन तीन नाम है। अब यहाँ पर एक जो अभी जैसा डायग्राम बनाए थे वही डायग्राम आपका यहाँ भी है, समझिए। तो एक पॉइंट P है, इसमें आप देखिएगा कि P पॉइंट के आधार पर चले तो यहाँ I2 करंट इसके तरफ आ रहा है। ठीक, नहीं कुछ गलत हो गया है, दोनों जगह I2 लिखा गया नहीं। अच्छा नीचे देखते हैं, वो पता चल जाएगा I1 I2। हाँ, इसको एक को I1 कर दीजिएगा, उससे हो जाएगा। I2 दोनों दिख रहा होगा, तो एक को I1 कर दीजिएगा, दोनों आने वाला करंट है। यहाँ से इसको एक को I1 कर दीजिएगा, ये I1 है मान लीजिए, ये I2 है, ये I3 है। तो इसमें तीन तरह का करंट P पॉइंट पे पहुंच रहा है। हाँ, और तीन तरह का जो करंट हम लोग को वहां पहुंचा उसका डायरेक्शन आप देखिएगा तो उसका डायरेक्शन थोड़ा अलग अलग दिखेगा। हाँ, एक का डायरेक्शन आप देखिएगा तो एक का डायरेक्शन आपका जो है इसके लिए ये वाला P से जो आपका I3 जा रहा है उसको देखिए, वो बाहर की तरफ दिख रहा है ना। यस सर। बाहर की तरफ दिख रहा है। ये जो आपका I2 है वो आपका इसके अंदर की तरफ उधर जा रहा है, मतलब आप इनकमिंग मानिएगा। जो I2 है इसको Yes. आप इनकमिंग मानिएगा, और जो I3 है वो उसका I1 रहा है। तो यहाँ जब इसको लिखेंगे कि हेयर द इनकमिंग, एक ही साथ लिखा था, हेयर द इनकमिंग करंट इज टेकन एज पॉजिटिव। जो जैसे जनरली जो है मैथमेटिक्स का या लाइफ में भी हम लोग यही करते हैं, जो पैसा हम लोग के पास आ रहा है उसको हम पॉजिटिव मानते हैं, है ना। और जो पैसा हम लोग के पास से जा रहा है, पैसा या कुछ भी ले लीजिए, तो जनरल जिंदगी का भी यही कॉन्सेप्ट है। हम लोग यही चीजें जो है इसमें भी लगाते हैं कि जो कुछ भी हम लोग के पास आ रहा है उसको हम लोग बोलते हैं हाँ पॉजिटिव हो रहा है, ठीक हो रहा है ना। लेकिन जो हम लोग से जा रहा है उसको नेगेटिव मानते हैं। तो उसका हम लोग का जो है लाइफ में भी वही कॉन्सेप्ट है, वक्त में भी उसका वही कॉन्सेप्ट रखा है। जो करंट उसके तरफ आ रहा है भाई उसको पॉजिटिव लीजिए, और जो करंट उससे बाहर जा रहा है उसको नेगेटिव लीजिए। क्योंकि आपको करना क्या है, सबको जोड़ के जीरो लाना, और सबको जोड़ के जीरो लाने का अर्थ हो गया कि आप सब लीजिएगा तब तो जीरो आएगा, सब माइनस लीजिएगा तो भी जीरो आने से रहा। सब आप एक ही तरह का क्वांटिटी को जोड़ के जीरो नहीं कर सकते। अगर जीरो लाना है तो उसमें से कुछ जो होगा, सम ऑफ आउट शुड बी पॉजिटिव एंड अदर शुड बी नेगेटिव, तब जाके उसका वैल्यू जीरो होगा, अदरवाइज वो जीरो नहीं हो पाएगा। तो इन्होंने नियम क्या बताया कि भाई जो आ रहा है उसको पॉजिटिव लीजिए और जो जा रहा है उसको नेगेटिव लीजिए, और वहां से आप जो है जोड़िएगा तो टोटल करंट को जीरो कर दीजिए। मान लीजिए कि I1 फिगर में देखिएगा, इसको I1 मान लेते हैं, तो I1 इसके तरफ आ रहा है पॉजिटिव, I2 भी इसके तरफ आ रहा है नेगेटिव, ये भी पॉजिटिव, और I3 जो है इससे बाहर जा रहा है तो इसको नेगेटिव कर देंगे। तो इस तरह से एक इक्वेशन बन जाएगा कि I1 प्लस I2 प्लस माइनस में I3 बराबर जीरो। बताइए I3 को माइनस के लिए हम लोग आउटगोइंग सर, इसलिए क्योंकि ये जा रहा है। आउट गोइंग है ना। ठीक है, समझ पा रहे हैं सब लोग कि जो आउट गोइंग होगा उसको आपको नेगेटिव लेना है
है ना। और जो इनकमिंग होगा, जो आ रहा होगा, उसको हम लोग पॉजिटिव लेंगे। अब इससे थोड़ा सा हम लोग एक और चीज समझ लेते हैं, इससे सवाल कैसे आते हैं एग्जाम वगैरह में। जो सवाल अगर हम लोग देखेंगे तो उसका सवाल कैसे आएगा उसको थोड़ा सा समझते हैं। फिर से एक बार हम लोग व्हाइट बोर्ड लेते हैं, यहाँ से समझते हैं। इसमें क्या करेगा कि ऐसे आपको एक सर्किट दे देगा सिंपल, एक जैसे अभी सर्किट बनाए थे वैसे एक पॉइंट यहाँ है मान लीजिए, और यहाँ से आपका जो है ऐसे कुछ सर्किट दे देगा, ऐसे सर्किट दे देगा, बोलेगा कि ऐसे डायरेक्शन दे देगा, ये डायरेक्शन है, ये कोई जरूरी नहीं कि एक ही तरफ से करंट आए, दो तरफ से भी करंट आ सकता है, और दो तरफ से मान लीजिए ऐसे बाहर जा रहा है। तो आपको थोड़ा डायरेक्शन पर नजर रखना है कि कौन इनकमिंग हुआ कौन आउटगोइंग हुआ, है ना। यहाँ बोल देगा कि इससे आपका 3 एम्पियर का करंट आ रहा है, इससे आपका 2 एम्पियर का करंट आ रहा है, इसमें आपका 5 एम्पियर जा रहा है, या इस तरह से जा रहा है, और इसमें होकर आपका ये वाला तार जो है इसमें कितना करंट जाएगा इसको आपको कैलकुलेट करना है। ऐसे कुछ बोल देगा कि I इज इक्वल टू आपका जो है कितना होगा, आपको कैलकुलेट करना है। कभी कभी आपका डायरेक्शन भी छोड़ देगा, हाँ, या अभी डायरेक्शन को छोड़ देते हैं। मान लीजिए डायरेक्शन ऐसे दिया हुआ है और आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो उस समय हम लोग क्या करेंगे, बस यही किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ को यूज करेंगे। इस तरह का क्वेश्चन जब बनाना होगा तो किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ को हम लोग यूज करेंगे। समझ लीजिएगा क्या करेंगे, की पॉइंट पर खड़े होकर हम लोग देखेंगे कि कौन करंट आ रहा है कौन करंट जा रहा है, यही ना। अगर हम लोग यहाँ देखेंगे तो इसको अगर हम लोग इस पॉइंट पे देखेंगे तो भाई 3 आ रहा है तो पॉजिटिव, ठीक है। 2 वाला जो इधर से है ये भी आ रहा है तो ये भी पॉजिटिव, 3 + 2 5, है ना। और ये जो तीसरा वाला तार है ये आपका इधर से जा रहा है तो इसको -5 लेंगे, तो 3 प्लस में होगा, 2 भी प्लस में होगा, I इक्वल टू 0। और आपका जो 5 है भाई वो जा रहा है इसलिए वो नेगेटिव होगा। और ये देखिएगा कि इधर का जो तार था आई जा रहा था, इसको माइनस में हम लोग को लेना पड़ेगा आई, माइनस में हम लोग ऐसे करेंगे, माइनस में फिर आई होगा, और इतना इज इक्वल टू आपको 0 लिखना पड़ेगा। तो यहाँ से आई निकल जाएगा, नहीं निकलेगा, निकल जाएगा यस सर। कितना निकलेगा आई? 0 सर। 0 होगा सर। नहीं, तो 0 एम्पियर होने का अर्थ होता है कि इससे होकर कोई करंट नहीं जाएगा। तार जुड़ा हुआ लेकिन करंट नहीं जाएगा, कोई जरूरी नहीं कि तार जुड़ा है तो करंट जाएगा ही, सारा करंट ये ले गया तो ये वाला से आपका जो है कोई करंट नहीं जाएगा। तो इस तरह से आपको सवाल आते हैं। कभी कभी क्या करेगा कि यहाँ पर आपका ये डायरेक्शन नहीं दिया रहेगा, आपको खुद पकड़ना है कि वहाँ वो इनकमिंग का डायरेक्शन लगेगा कि आउटगोइंग का डायरेक्शन लगेगा, है ना। लेस देन 1 मिनट बोल रहा है, जब कट जाएगा तो फिर से एक बार कनेक्ट हो लीजिएगा। हाँ, तो कभी कभी डायरेक्शन नहीं देता है, तो डायरेक्शन नहीं देगा तो आपको देखना है कि उसका वैल्यू अगर प्लस में आया मतलब उसका डायरेक्शन इनवर्ड होगा। आपको खुद से डायरेक्शन भी पता लगाना है, कैसे लगाइएगा, प्लस में आया मतलब इनवर्ड होगा, माइनस में आया मतलब आउटवर्ड होगा। अगर डायरेक्शन नहीं दिया रहेगा तो क्या करेंगे, मान लीजिए जब सॉल्व किए तो करंट 2 एम्पियर आया